Hello students, welcome to my YouTube channel Lesson Point. Students, today we will going to discuss about 30 important questions based on English language. ये जो 30 important MCQs हैं ये आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ये इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपको किस टॉपिक पे वर्क करना है, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम वन बाय वन क्वेश्चंस को करेंगे और सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये दिया है माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी डैश। तो यहाँ पर हमें फिल करना है कि माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी, ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर क्विक, फास्टली, फास्ट या नाइस। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर एडवर्ब। ऑप्शंस को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब की बात हो रही है। तो जो क्विक है, क्विक वर्ड जो है, इसको एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या एल वाई लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब ये जाके एडवर्ब बनेगा। तो क्विक वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए। तो अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, फास्ट। तो फास्टली, सॉरी, तो यहाँ पर एल वाई लगा हुआ है। तो फास्टली की हम बात करें तो फास्टली जो है वो कोई वर्ड नहीं होता है। जो फास्ट होता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अगर हम एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब तब बनता है जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल वाई, तो यहाँ पर फास्ट जो वर्ड है ये खुद में ही एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, तो यहाँ पर हमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन बी जो है, फिर बाद हम ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट, ये एकदम से हमारे क्वेश्चन में जो है ना वो फिट हो रहा है। और नाइस की बात करें तो ये भी एक एडवर्ब नहीं है, क्योंकि नाइस में हमें एल वाई लगाना पड़ता है तभी जाके एडवर्ब बनता है, यानी कि नाइसली। तो ये तो बिल्कुल डी तो एकदम से करेक्ट, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर द वर्ड्स फास्ट, लेट एंड हार्ड आर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। जो वर्ड्स दे रखे हैं फास्ट, लेट और फास्ट, लेट और हार्ड, इनमें हमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली लोग यूज करते हैं बट मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं होता, ये रियल में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं। तो इनको हम विदाउट एल वाई भी यूज कर सकते हैं। हार्डली लगाना जरूरी नहीं है, लेटली लगाना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ लेट से भी काम चल जाता है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक हमने यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया, मैरी वॉज अ फास्ट रनर इन हाई स्कूल। मैरी जो थी वो हाई स्कूल में एक फास्ट रनर थी। ठीक है, उसके बाद हम इसको एडवर्ब जब बनाएंगे तो मैरी कुड रन वेरी फास्ट, नॉट फास्टली। हमें यहाँ पे फास्टली की जरूरत नहीं है कि हमें सिर्फ फास्ट से ही काम चल रहा है, ये एडवर्ब बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं द बस वॉज लेट। बस जो थी वो बस लेट थी। ठीक है, बस की विशेषता बता रहे, बस जो थी वो लेट थी। अब इसको हम एडवर्ब बना रहे हैं, तो द बस अराइव्ड लेट टुडे। आज बस जो है वो लेट आई थी। बस की जो विशेषता बता रहे हैं, मतलब जो अराइव्ड है, मतलब बस जो आई थी वो लेट आई थी। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर हमें लेटली लगाने की जरूरत नहीं है। द बस अराइव्ड लेटली टुडे, कितना ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो यहाँ पर हमें लेटली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर द बस अराइव्ड टुडे, लेट टुडे। ठीक है, तो इतना काफी है। तो ये इन तीनों वर्ड्स के बारे में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, और खासकर इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शंस को भी देखिए, आप क्वेश्चन को भी पढ़िए, तब जाके आप अपना करेक्ट आंसर चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे ही आपको एक जैसे लगते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर को हमें करेक्ट वर्ड ऑर्डर को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्हाई शी डिड लीव सो अर्ली, मतलब वही जल्दी क्यों चली गई। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली, एंड ऑप्शन सी दे रखा है व्हाई डिड सो अर्ली शी लीव। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है ऑप्शन सी। देखिएगा, इसका तो बिल्कुल ऑर्डर ही चेंज हो गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन डी जो है वाई शो अर्ली डिड शी लीव, ये भी बहुत ज्यादा गलत है। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते, बाकी बचा ऑप्शन नंबर ए और बी। इसमें हम अच्छे से बात करते हैं। जो वाई को देख के हमें लग रहा है ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है वो आता है, उसके बाद
अगर WH वर्ड मतलब वह छोड़कर क्यों चली गई, तो क्यों मतलब क्यों बीच में आया है, तो बीच में आया है तो वाई जो है वो पहले लगेगा, तो वाई यानी कि हमारा WH वर्ड वो पहले आएगा, फिर उसके बाद जो हमारी वर्ब है, वर्ब पहले आएगी, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आएगी, ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी का ऑर्डर हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या गलती है कि यहाँ पर जो है शी यानी कि सब्जेक्ट बिल्कुल WH वर्ड के बाद दे दिया गया, जस्ट बाद में, तो ये हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली, वह जल्दी क्यों चली गई, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। देखो WH क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक दे रखी है यहाँ पर, डब्ल्यू ये फॉर्मूला है WH क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि वी, डू और हैव या फिर डिड ये लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी एक मेन वर्ब आती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है और इस फॉर्मूले में बिल्कुल फिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सिलेक्ट सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विद द स्टीम फ्रॉम द कैटल, मतलब ध्यान रखो कहीं कैटल से जो भाप निकल रही है उससे चोट ना लग जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर्ट जो है अंडरलाइन किया गया है, इस हर्ट वर्ड के मतलब सेम क्या होगा, मतलब सिनोनिम क्या होगा हर्ट का, यहाँ पे हर्ट की जगह पे हम क्या और यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वांट, और ऑप्शन बी दे रखा है ब्रूस्ड, और सी दे रखा है स्कैल्डेड, और डी दे रखा है कट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, हर्ट मतलब जलना, मतलब चोट पहुंचाना हर्ट का मतलब होता है, बर्न का मतलब भी जलना होता है। तो यहाँ पर वंट और ये सी, ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ये काफी करीबी मामला है, और बी और डी तो हो ही नहीं सकते, तो ये थोड़े से डिफरेंट पड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा सुटेबल है वो हमें देखना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत ज्यादा सुटेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा स्कैल्डेड। अब यहाँ पे आप देखिएगा इन सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या होते हैं। देखिए, स्कैल्डेड का मतलब होता है झुलसाया हुआ और बर्न का मतलब होता है जलाया हुआ। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है स्टीम की, स्टीम हमें डायरेक्टली जलाती तो नहीं है ना, मतलब स्टीम से हम झुलसते हैं, स्टीम हमें फ्लेम के साथ नहीं जलाती है, स्टीम में कोई फ्लेम नहीं निकलती है, ठीक है, तो वहां पे हम झुलसते हैं, तो ये स्कैल्डेड वर्ड जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वन जो है जला हुआ, तो वो इतना अच्छे से फिट नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो स्कैल्डेड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और कट का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, प्लीज गिव मी अ डैश ऑफ पेपर। तो यहाँ पर पेपर के पीस की बात हो रही है, ठीक है, तो पीस यहाँ पर पीस की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो पीस की स्पेलिंग जो है PIEC इस करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, PIEC। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट पॉज। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉज क्या है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एपोस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी दे रखा है डैश, सी दे रखा है हाइफेन, एंड डी दे रखा है फुल स्टॉप। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पॉज हम किन चीजों के बीच में लेते हैं, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डैश। देखिए एपोस्ट्रॉफी जो होता है इसमें क्या होता है, हम इतना लंबा पॉज नहीं लेते हैं कि अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डैश जब बीच में लग जाता है तब हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं चीजों को समझने के लिए। और हाइफेन क्या होता है, हाइफेन, द हाइफेन इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड टू सेपरेट सिलेबल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। ठीक है, यहाँ ये पंक्चुएशन मार्क है जिसका हम यूज करते हैं टू सिलेबल्स किसी सिंगल वर्ड के होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। द यूज ऑफ हाइफेन इज कॉल्ड हाइफेनेशन। हाइफन का यूज कहलाता है हाइफेनेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हाइफन का सन इन लॉ, तो इसको हम सन इन लॉ फर्स्टली बोल देते हैं, यहाँ पर हम ज्यादा लंबा पॉज नहीं लेते हैं, सन इन लॉ, सन इन लॉ इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है, फादर इन लॉ, तो ये भी नहीं होगा हमारा। और फुल स्टॉप तो हमें पता है, फुल स्टॉप लगने के बाद जस्ट फिर हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं बहुत थोड़ा सा पॉज लेने के बाद, तो एक लंबा पॉज जो है वो डैश में ही हम लेते हैं। और एपोस्ट्रोफी की बात करें तो एपोस्ट्रोफी इज अ पंक्चुएशन मार्क, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है, और समटाइम्स
इन लैंग्वेजेस दैट यूज द लैटिन अल्फाबेट एंड सम अदर अल्फाबेट्स, कई बार हम कुछ लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, यानी कि कुछ इस तरह से मार्क करने के लिए जो मतलब हमें दूर से दिखे, ठीक है, तो वहां पर हम इस मार्क को यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक पंक्चुएशन मार्क है, तो इसमें भी हम ज्यादा गैप नहीं लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डैश ही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी डैश अ बात, ठीक है। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक है, ये इसमें हमें फिल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इज हैविंग, ऑप्शन बी दे रखा है हैविंग, सी दे रखा है हैड, और डी दे रखा है हैज। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को। सॉरी शी कांट कम टू द फोन, माफ करना, वो फोन नहीं मतलब फोन के पास नहीं आ सकी क्योंकि वो क्या कर रही थी, शी इज हैविंग अ बाथ, क्योंकि वो नहा रही है, ठीक है। तो नहा रही है, शी इज हैविंग अ बाथ। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम इसमें फिट करते हैं तो ये होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी हैविंग अ बाथ। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि है ना यहाँ पर शी के साथ मतलब इज तो यूज हुआ ही नहीं है, तो ये वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और सी जो है ऑप्शन सी हैव जो है, हैव तो यूज होता ही नहीं है, ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन डी लगाएं यहाँ पर, शी हैज अ बात, तो यहाँ पर बी सी एंड डी तीनों ही गलत हैं। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो ए करेक्ट होगा। सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी इज हैविंग अ बाथ, क्योंकि वो नहा रही है। तो ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज डैश योर डॉग, अब यहाँ पे हमें फिल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रिवेंट, ऑप्शन बी दे रखा है स्टॉप, सी दे रखा है रीस्ट्रेन, एंड डी दे रखा है सबड्यू। अब इन चारों ही ऑप्शंस की मीनिंग एक तरह से देखी जाए तो सेम ही सेम है, लेकिन हमें ये देखना होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है, सबसे ज्यादा इन सब में सुटेबल क्या होगा। तो डॉग को मेनली क्या होता है, लोग रस्सी में बांध के ले जाते हैं, तो मतलब रोड रोड पे किसी के पीछे पड़ गया, या फिर किसी को परेशान करने लग गया, तो वहां पर क्या होता है, डॉग के लिए क्या हमें कंट्रोल करना होता है उसको, ठीक है। प्रिवेंट स्टॉप मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब भी रोकना ही होता है, सबड्यू का मतलब उसे अपने वश में करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सही जो है ना, ऑप्शन सी सुटेबल लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी जो है इसका मतलब है, रिस्ट्रेंट का मतलब है नियंत्रित करना। अब आप अपने डॉग को क्या करो, नियंत्रित कर लो या फिर उसे कंट्रोल कर लो, ठीक है। सबड्यू का मतलब होता है काबू में कर लो। तो सबसे ज्यादा सुइटेबल यहाँ पे ऑप्शन सी ही है। और स्टॉप का मतलब है रोकना, प्रतिबंध लगाना, बाधा डालना, या फिर कुछ भी। तो जब सबसे ज्यादा सुइटेबल आंसर आपको चूज करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी जो है वो रिस्ट्रेन है, तो ये ज्यादा ठीक लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑफ बुक्स, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है ग्रुप, बी दे रखा है लिबर्टी, सी दे रखा है पैक, एंड डी दे रखा है कोर्स। तो यहाँ पर हमें फिल करना है एक सुटेबल आंसर। तो यहाँ पर जो आपकी आंसर की जो आई थी उसमें लिबर्टी फिल किया गया था, और लिबर्टी ऑफ बुक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इन वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। वैसे तो सेट ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं, सेट ऑफ बुक्स, अ कोर्स ऑफ बुक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट सुटेबल जो था वो बी था, लिबर्टी। बाकी बाकी भी करीबी हैं, बिल्कुल बिल्कुल करीबी मामला है। यहाँ पे हम किसी को भी गलत नहीं बता सकते हैं, एक तरह से ये भी सही हो सकते हैं। लेकिन जो करेक्ट आंसर आया था वो ऑप्शन बी आया था, लिबर्टी। तो इस पे आगे हम बात कर सकते हैं, अगर किसी को इसका मेन रीजन पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी वर्ड्स की मैंने मीनिंग दे दिए हैं। यहाँ पे लिबर्टी का मीनिंग फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, लाइबर्टीज, इंडिपेंडेंसी, ओरिजिनलिटी होता है। ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप, क्लस्टर, सेट या टीम। पैक मतलब पैक ऑफ बुक्स, एक तरह से बोला जा सकता है, क्योंकि बुक्स का पूरा पैक सेट होके आया है, सेट आया है, पैक आया है। और कोर्स का मतलब होता है सीरीज, चेन, लिंक, स्ट्रिंग, ट्रेन, प्रोसीजर या कोर्स, ये सारे कोर्स के मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज प्यूपिल्स, जो टीचर है वो अपने शिष्यों में प्रसिद्ध है। तो इसमें हमें फिल करना है कि शिष्यों के बीच में प्रसिद्ध है, यही तो बात हो सकती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रिपोजिशन है वो ऑप्शन ए है, अमंग। द टीचर इज पॉपुलर अमंग हिज पीपल्स। ये अक्सर हमने सुने हुए सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम नॉर्मली
और यूपी नेट के लिए इंग्लिश का क्या है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर जाएंगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। कुछ ही 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए टफ हो जाते हैं, वरना 13 से 20 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। तो करेक्ट प्रपोजिशन एमएन जो है वो ज़्यादा सही लग रहा है। देखिए अगर आप टू फिट करेंगे, द टीचर इज पॉपुलर टू हिज पीपल्स, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। विद हिज पीपल्स मतलब अपने पीपल्स के साथ में वो फेमस है, तो ये भी कुछ खास नहीं लग रहा। फॉर हिज पीपल्स, तो ये भी बिल्कुल गलत सेंटेंस बन रहा है कि अपने वो पीपल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज्यादा सुटेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल टेलीफोन सिस्टम। तो इसका वन वर्ड वाला है ये, तो सब्सटीट्यूट विद सिंगल वर्ड। तो इंटरनल टेलीफोन सिस्टम को हम बोलते हैं इंटरकॉम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता हो, इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमें देखना होगा। तो इटिनरेंट जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ऑप्शन नंबर जो बी है, मेडिकेंट, इसका मतलब होता है बेगर, और जर्नीमैन का मतलब होता है कि कोई मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, जर्नीमैन का मतलब होता है अ वर्कर या फिर स्पोर्ट प्लेयर हु इज रिलायबल बट नॉट आउटस्टैंडिंग, मतलब वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं होता पर रिलायबल होता है, कि मतलब हाँ वो प्लेयर तो है लेकिन पर मतलब ज्यादा अच्छा प्लेयर नहीं है। तो ये होता है एक जर्नीमैन का मतलब इसका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, इस तरह के पर्सन को हम जर्नीमैन बोलते हैं। और ट्रैम्प जो है उसका मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ बेगर। तो मतलब क्या होता है, ट्रैम्प का मतलब ये होता तो यही है कि वो पर्सन प्लेस टू प्लेस जाता है, लेकिन वो ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क मतलब किसी वर्क वगैरह को ढूंढने के लिए जाता है या फिर बैगिंग करने के लिए जाता है, यानी कि वो एक बैगर होता है। तो ट्रैम्प का मतलब ये हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू कॉल टू हिम एंड एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम ही विल हेल्प। अगर तुम उसको कॉल करते हो और अपनी प्रॉब्लम समझाते हो तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो कॉल एट हिम, ऑप्शन बी है कॉल अपॉन हिम, ऑप्शन सी है कॉल इन हिम, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि जो कॉल टू हिम है ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है पूरा, तो इनको हमें रिप्लेस करना है। तो किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉल टू हिम को, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये ज्यादा सुटेबल है, कॉल अपॉन हिम। तो यहाँ पे जो टू प्रिपोजिशन है इसको हम अपॉन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी जो था हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही मे हैव एज व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। मतलब जब हमने उसे लास्ट टाइम देखा था, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। तो इस अंडरलाइन वर्ड को हमें सब्सटीट्यूट ढूंढना है इसके लिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है सिंस आई सॉ हिम, ऑप्शन बी दे रखा है सिंस आई लास्ट शॉ हिम, ऑप्शन सी दे रखा है बिफोर आई लास्ट शॉ हिम। ये बहुत ज्यादा गलत लग रहा है ऑप्शन डी और सी, सॉरी ऑप्शन डी है जो नो करेक्शन। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंस आई लास्ट शॉ हिम, जब से मैंने आखिरी बार उसको देखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम यानी कि सिंस आई लास्ट सॉ हिम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंडल, फाइंड वर्ड विद अपोजिट इन मीनिंग। इस वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो किंडल का मतलब होता है आग जलाना, ठीक है, जलाना मतलब। और ऑप्शन नंबर ए इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब भी जलाना होता है। ठीक है, तो इग्नाइट और किंडल तो हो गए सिनोनिम, हमें देखना है ऑपोजिट वर्ड। उसके बाद ऑप्शन बी दे रखे देखेंगे इग्नोर, इग्नोर तो बिल्कुल अलग वर्ड हो गया, इसका तो जलाने से किंडल से तो कोई मतलब ही नहीं है इग्नोर का। ऑप्शन सी हो गया एनकरेज करना, तो ये भी एक अलग वर्ड हो गया, इसका भी किंडल से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही सिनोनियम है ना ही ये एंटोनियम है। उसके बाद हम देखें ऑप्शन नंबर डी एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना। तो जलाने का जो ऑपोजिट होगा वो बुझाना होगा। एक्सटिंग्विश को हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आग बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो किंडल का ऑपोजिट वर्ड जो है वो एक्सटिंग्विश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस, फाइंड वर्ड विद अपोजिट इन मीनिंग। हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या होता है होगा, कंटेंटमेंट। ऑप्शन ए बी दे रखा है ग्रीफ, सी दे रखा है रिनंसिएशन रिनंसिएशन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है एपिटीट्यूड।
तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमें दूर से ही देख के पता चल रहा है हैप्पीनेस का मतलब होता है खुश रहना और ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।